हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव। आज यहाँ पर आपको बायोलॉजी के अंतर्गत दूसरा लेक्चर, पहले लेक्चर में हम लोग कोशिका और ऊतक के बारे में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इन सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग अगला लेक्चर देखेंगे। अगला लेक्चर जो है कि चैप्टर नंबर 2 है बायो के अंतर्गत, दृष्टि आई इसमें, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेक्चर बड़े नहीं रख रहे हैं क्योंकि इंटरनेट की समस्या है और अपलोड नहीं हो पा रहा है। वैसे हमने बायो के 2-2 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और 2 घंटे का मतलब होता है कि एक लेक्चर कम से कम 7 से 8 GB का हो जाता है और अपलोड होने में कम से कम 10 GB डेटा चाहिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जा रही है, इसलिए हम छोटे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये भी लेक्चर 20 मिनट का होगा तो कम से कम 800 से 900 MB का लेक्चर होगा। एक लेक्चर आपको दिया जा चुका है। उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडेवल, बिहार, स्पेशल, करंट अफेयर, 2 मिनट सीरीज चल रही है, ट्रिकी सीरीज। और हम ट्रिकी सीरीज में वही चीज़ें रख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जहाँ पर समस्याएं हमें भी हुई हैं और बहुत से लोगों को होती हैं। तो वहीं पर हम ट्रिक बना रहे हैं और उसी को बता रहे हैं। उनको अपनी बुक में नोट करिए उन सबको और याद करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग केंद्रक के बारे में देख चुके थे, यहीं से शुरू करते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस, कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र और जीन उपस्थित रहते हैं, इतना ही जानिए। ठीक है, कि कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित होते हैं। जीन और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र क्या होते हैं? कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं तथा कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलीमियर कहलाता है। गुणसूत्र बनते कैसे हैं? जिसमें 40% DNA होता है, 40% DNA और 60% हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र बनता है। और मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 जोड़ी स्त्री और पुरुष में समान होते हैं, 23वां जोड़ी भिन्न होता है। 23वां जोड़ी XX होता है महिलाओं में और XY होता है पुरुषों में। यही जो होता है लिंग गुणसूत्र निर्धारित करता है। UPSC यहाँ से स्टेटमेंट दे चुका है। ठीक है, और मगरमच्छ, छिपकली इत्यादि में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर DNA की। DNA क्या है? हमने बताया है कि DNA 40% हिस्टोन प्रोटीन 60% मिलकर गुणसूत्र बनाते हैं, है ना। तो DNA एक न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। सीधी सी बात याद रखिए, DNA एक न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। यह कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। किसकी? DNA। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है, लेकिन कुछ मात्रा जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ है, या मूल रूप से आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों यानी ट्रेट्स या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, DNA की बहुत बात होती है कि इनकी DNA में ये नहीं है, इनकी DNA में वो नहीं है, यानी माता पिता से अपनी जो पीढ़ियाँ हैं वहाँ से चीज़ें चली आती हैं हमारे और आपके अंदर। ठीक है, अब DNA की संरचना 3 प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार एक होता है, नाइट्रोजन बेस, जो प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 तरह के होते हैं। प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन। ठीक है, प्यूरिन में PAG पैग, याद रखिए, एडिनिन और ग्वानिन। ठीक है, और पिरिमिडिन में CT। ठीक है, PCT ऐसे याद रखिए, पिरिमिडिन, साइटोसिन और थायमिन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए याद रखिए। यानी नाइट्रोजन क्षार है। दूसरा है शुगर होती है। शुगर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में 2D ऑक्सीराइबोज तथा RNA में राइबोज नाम की 5 कार्बन शुगर होती है। ओके, और एक फास्फोरिक अम्ल भी होता है। DNA में नाइट्रोजन क्षारों में हमेशा एडिनिन या थायमिन के साथ ग्वानिन या साइटोसिन के साथ युग्मन होता है, जबकि RNA में थायमिन के साथ यूरेसिल नामक पिरिमिडिन क्षार पाया जाता है। ठीक है, तो ये पिरिमिडिन क्षार की बात यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन UPPCS में 2017 में या 2018 में पूछा गया था कि DNA के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? तो डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में DNA की द्विकुंडलित यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया था, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत पहले दिया हुआ था, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था, डिस्क्रिप्शन में दिया गया था।
फ्रेडरिक मिश्र ने डीएनए की खोज की थी 1869 में। फ्रेडरिक मिश्र ने डीएनए की खोज की थी। और डीएनए क्या होता है ये आपने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। आरएनए कुछ नहीं है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। और डीएनए कहाँ रहता है? कोशिका केंद्रक में पाया जाता है, कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, लेकिन आरएनए बिखरा रहता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण यानी प्रोटीन जहाँ बनती है उसको बनाना भैया, एक तरह से भाग लेना। ठीक है, तो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना याद रखिएगा, आरएनए का ही कार्य है। और यह एक गैर अनुवांशिक पदार्थ है, जबकि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। ओके, यह गैर अनुवांशिक पदार्थ है। कुछ वायरस जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस में आदि में यह अनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का कौन सा होता है? और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। एम आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? नाम से लग रहा है मैसेज देता है। मैसेज क्या देता है? डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाने का कार्य करता है। तो डीएनए में जो अंकित सूचनाएं होती हैं, मैसेज जो होता है उसको प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लेके आता है। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? किसका कार्य है? आरएनए का। ओके, अब यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए। इसका क्या है? राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना। क्या है? राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना है। और यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है। कौन? राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। ठीक है, मैसेंजर यानी मैसेज प्रदान करता है डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाने का, और इस संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करता है राइबोसोम के। और ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर की बात है, यह सभी आरएनए में सबसे छोटा होता है। इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाना है, यानी ट्रांसफर करना है। किसका? अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाना है। तो तीनों हो गए आरएनए। ठीक है, टीआरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल के जीव विज्ञानी एच.जी. खुराना का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके इस योगदान के लिए नीरेनबर्ग तथा रॉबर्ट होले को 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तीनों लोगों का नाम याद रखिए। टीआरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल के विज्ञानी एच.जी. खुराना यानी हरगोविंद खुराना, नीरेनबर्ग और रॉबर्ट होले को 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, हो गई चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज डिफरेंस पूछा जा सकता है। डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। आरएनए कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य में होता है, जो हमने आपको बता दिया। पिरिमिडिन क्षार साइटोसिन तथा थायमिन होती है। यहाँ पर भी साइटोसिन होती है, लेकिन यूरेसिल एक अलग है, पिरिमिडिन क्षार। ओके, याद रखिएगा। प्यूरिन क्षार दोनों में सेम होती है। एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन। पेंटोस सुगर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, ये राइबोज होता है। ओके, यह अनुवांशिक सूचनाओं का हस्तांतरण करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। ये आरएनए। चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। डीएनए, आरएनए, केंद्रक, गुणसूत्र की आपकी चारों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसी में बहुत लोगों को डिफरेंस होता है। अभी हम रिवाइज करवाएंगे, इसलिए हम तेज़ी से चल रहे हैं। अपने फ़ोन की स्पीड आप थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, है ना। कहते हैं कि स्वादानुसार नमक डालिए। जीन की बात करें, जीन क्या है? जीन आनुवंशिकता की इकाई है। तो डीएनए क्या है? डीएनए भी तो आनुवंशिकता की इकाई है। डीएनए भी आनुवंशिक पदार्थों को लेके जाता है दूसरी पीढ़ी में। तो जीन क्या है? जीन आनुवंशिकता की इकाई है। इकाई मतलब एक यूनिट है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। तो मतलब जीन जो है कि डीएनए का भाग है। गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र क्या है? 40% डीएनए, 60% हिस्टोन प्रोटीन होता है। और डीएनए क्या है? डीएनए में जीन होता है। जीन एक इकाई है डीएनए की, है ना। फिर से जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। मतलब ये डीएनए का भाग है ना। और डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलता है तो गुणसूत्र बनाता है। आरएनए अलग है। आरएनए जो है कि वो प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है। ओके, तो यहाँ पर चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कंफ्यूज होंगे दिक्कत होगी। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, आप मत रहिए कंफ्यूज। वायरस में जीन डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है। वायरस में जीन जो होता है डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है। कहते हैं ना कि आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है। तो क्या कोरोना वायरस भी आरएनए या डीएनए वायरस है? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है तो कमेंट करिए। जबकि यूकैरियोटिक जीवों में यह केवल डीएनए का बना होता है। तो यानी यूकैरियोटिक में केवल डीएनए का बना होता है। क्या वायरस में जीन डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है? जीन डीएनए अथवा आरएनए से बना होता है, लेकिन यूकैरियोटिक जीवों में केवल डीएनए का बना होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यूकैरियोटिक जीवों में यह केवल डीएनए का बना होता है। एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा।
जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है। एंजाइम अर्थात किसी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट मेटाबॉलिक क्रिया को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिक क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अभी हम एक बार रिवाइज करवाएंगे, पहले पूरा खत्म कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हींग से पूछा जाता है, हींग कहाँ से प्राप्त होती है? फेरुला पौधे की जड़ों से। फेरुला एसाफोइटिडा, ये ऐसे लिख के हिंदी देवनागरी में लिख देते हैं, फेरुला एसाफोइटिडा, लोग कंफ्यूज होते हैं, ये हींग ही है। फेरुला पौधे की जड़ों से प्राप्त रेजिन्स। रबर हीबिया पौधे से प्राप्त लेटेक्स से। रबर हीबिया पौधे से प्राप्त लेटेक्स से। तो रबर के बारे में कमेंट करिएगा। भारत कौन से नंबर पे है विश्व में रबर उत्पादन में, और टॉप 2, 3, 4 कौन से देश हैं वो कमेंट करिएगा। भारत के कौन से टॉप 2 राज्य हैं जो रबर प्रोडक्शन में हैं, ठीक है। कत्था की बात करें तो एकेसिया पौधे की लकड़ी से। कत्था जानते होंगे, कत्था पान वगैरह में यूज होता है। अफीम पोस्ता के कच्चे फल से। अफीम पोस्ता कच्चे फल से, यूट्यूब पे सर्च करिएगा अफीम के बारे में। पोस्ता को ऐसे कट लगाते हैं तो वहाँ से निकलता है। कुनैन जो होता है, कुनैन सिंकुना की छाल से। कुनैन सिंकुना किस यूज में होता है? ये यूपी पीसीएस कई बार पूछ चुका है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से। कैफीन कॉफ़ी के बीजों में, चाय पत्ती में भी कैफीन पाया जाता है। ओके। मैरिजुआना भांग से। मैरिजुआना भांग से। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा इन सबको, और जो क्वेश्चन पूछे गए उसको कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और रखी गई हैं जो बताई जा चुकी हैं। प्रोकैरियोटिक, यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य मेसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। ओके। गोल्जी काय क्या होता है? गोल्जी काय का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना। गोल्जी काय क्या है? कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा की पैकेजिंग करना, ठीक है। ये पैकेजिंग करता है, पैकेट बनाता है ना। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। कोशिका का रसोई घर क्योंकि खाना यहीं पे बनता है, ठीक है। जैसे पौधों में फोटोसिंथेसिस, तो कोशिका का रसोई घर किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ओके। यहाँ पर है कि कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम के अंतर्गत निफ जीन होता है। राइजोबियम के अंतर्गत निफ जीन होता है, जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं, है ना। जैसे दलहनी फसलें जो होती हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, तो कुछ जीवाणु वहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं इन प्रकार की फसलों में, जैसे राइजोबियम के अंतर्गत इन सब में निफ जीन होता है, जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और रखी हैं, जाइलम और फ्लोएम। कई बार क्वेश्चन यूपीपीसी से पूछा है, 2017 से पहले पूछा है, लेकिन अब आगे भी पूछ सकता है। ज से जाइलम, ज से जल, यानी ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। जाइलम का कार्य क्या है? जल और खनिज लवण को पौधों की जड़ों से, जमीन से उठा के ले जाते हैं ऊपर तक, है ना। और फ्लोएम क्या है? फ्लोएम जो होता है कि फ से फ्लोएम, फ से फूड, यानी फूड जो बन जाता है तो उसको अन्य भागों में पहुंचाते हैं। ये जीवित ऊतक होते हैं जो भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। यह वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है। यदि किसी वृक्ष का फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए तो पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा, कोई वृक्ष होगा, पेड़ होगा छोटा सा, उसको चारों तरफ से कट कर देंगे आप, तो वह वृक्ष सूख जाएगा। उसका रीजन यही होगा, ठीक है। जाइलम से जल और खनिज लवण जमीन से ऊपर जाता है, और फ्लोएम से जो होता है फूड होता है, वो सभी जगह पर पहुंचता है। तो आप लोग यहाँ पर जाइलम, फ्लोएम, आप बताइएगा कि पौधे जो जल होता है जाइलम के द्वारा लेके जाया जाता है, वह जल कहाँ से, मतलब सॉरी एक क्वेश्चन है अभी याद नहीं आ रहा है, चलिए हम, हाँ, ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन वह जल से आती है या CO2 से आती है? ऑक्सीजन जल से आती है या CO2 से आती है? पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं ना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ें देख ली, एक बार रिवाइज करते हैं तेज़ी से। आरएनए की बात की है हमने। आरएनए हमने बताया कि कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है, यह गैर आनुवंशिक होता है। ओके। और डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है कि आनुवंशिक होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है, यानी कि गुणसूत्र में क्या होता है? 40% डीएनए, 60% हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है कि गुणसूत्र निश्चित संख्या में होते हैं, जैसे हमारे शरीर में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 23वां जोड़ी जो होता है स्त्रियों और पुरुषों में विभिन्न होता है, जबकि 22 जोड़ी तक समान होते हैं, ठीक है।
22 जोड़ी तक समान। 23वां जोड़ी महिलाओं में XX होता है, पुरुषों में XY होता है, जो लिंग गुणसूत्र कहे जाते हैं, याद रखिएगा। और डीएनए के बारे में देखें, जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है, यह कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है, लेकिन डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, यह मूल आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, जो लक्षणों या गुणों को एक मतलब माता पिता संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, इसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन क्षार साइटोसिन और थायमिन होता है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए की द्विकुंडली संरचना की इन लोगों ने 1953 में खोज की थी। 1962 में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेडरिक मिशनर ने 1869 में डीएनए की खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा हमने डीएनए और आरएनए में डिफरेंस यहाँ पर बताया। डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में आरएनए होता है, साइटोसिन थायमिन पिरिमिडीन क्षार, साइटोसिन यूरेसिल पिरिमिडीन क्षार आरएनए में। ओके, प्यूरिन क्षार दोनों में सेम होती है। पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोज यह आनुवांशिक पदार्थ या प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। जीन क्या है? आनुवांशिकता की इकाई है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है, मतलब डीएनए का भाग। वायरस में जीन डीएनए अथवा आरएनए का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक जीवों में यह केवल डीएनए का होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके, जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है, अर्थात किसी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये जीन और डीएनए हो गया। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्री आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल के जीव विज्ञानी एच जी खुराना, नीरनबर्ग और रॉबर्ट होले को 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाने का कार्य करता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करता है। ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाता है। ठीक है, हो गया। और केंद्रक की बात की तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1837 में। और केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित होते हैं। ओके, चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी यहाँ तक। हमने पिछले लेक्चर में ये सब पढ़ा था। हमने प्लास्टिड के बारे में यानी लवक के बारे में पढ़ा, हमने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। लाइसोसोम के बारे में हमने आत्महत्या की थैली उसको कहा, पाचन थैली कहा, क्योंकि कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन करके कोशिका को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ा। हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव यानी अभाव वाली जो भी चीज़ें हैं प्रोकैरियोटिक में है, और जिसमें अभाव नहीं है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा संचित होती है, और ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में मेसोसोम पाया जाता है जो श्वसन का कार्य संपादित करता है। बाकी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज लीवेनहॉक ने की थी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु जो परजीवी जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है विश्व की। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका ग्रैन्युल सेल ऑफ सेरिबेलम है, और सबसे बड़ी कोशिका अंड्राडू यानी ओवम है, तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी कोशिका के बारे में, और यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जीन, डीएनए, आरएनए इन सब के बारे में आपने समझ लिया। यहाँ पर आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी देख लिया। तो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट की जा चुकी हैं, और लेक्चर या शाम को आपको मिलेगा। और अब प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द पूरा बायो कंप्लीट किया जाए। 2-2 लेक्चर में 2-3 दिन में कंप्लीट किया जाए। बाकी सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं। जियोग्राफी और आपकी हिस्ट्री कंप्लीट की जा चुकी है। करंट अफेयर चल ही रहा है। इसके बाद जैसे ही घटना सारा आएगी उसका तुरंत पोस्टमार्टम होगा। एकदम लगे रहिए। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ज्वाइन करिए। रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। जब कोई टफ क्विज होता है तो उसको भी करने का प्रयास किया करिए। ऐसा नहीं कि देख के निकल लें, रेड हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो पता तो चलेगा क्या सही है क्या गलत है, तो उसको भी किया करिए। ठीक है, अन्यथा आपके एग्ज़ाम में समस्याएं होंगी। यहाँ पता चल जाएंगी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगी क्विज से ही। और लेक्चर सभी देखते रहिए, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें सब बताई जा रही हैं। 12 जून के बाद हम आपको स्क्रीनशॉट लेकर दिखाएंगे कि हाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।